Hey guys, so welcome back to my channel. I'm Pritish Lohani, aka Saksham, and this is episode 1 of Saksham Talks. Today I have a very dear friend, Udit Divedi, and please explain yourself. So I'm Uday Dwivedi and I'm currently studying in class 11th of SBSC APS. Pratish is a former classmate of mine in the MSCI sector for Dwarka. तो उसने कहा कि मैं एक पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहा हूँ तो आई फेल्ट कि आई शुड गो एंड जॉइन हिम एंड हेल्प हिम विद हिज गोल और यू कैन से with his idea of studying. So, जैसे मैंने सुना आप मेरे एक्स कोर्स में हैं, कोर्स तो अभी क्या कर रहे हैं? What is the present? सो अभी यार मैं पढ़ रहा हूँ एसबीएस में शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल झड़ौदा कला and I there it's residential, so I live in a hostel, and its main goal is to prepare cadets for NDA examination. तो एनडीए एग्जामिनेशन तो आप एनडीए पे फोकस कर रहे हैं? Yes, मेरा goal है to be in the armed forces. Any specific armed forces like Yes, Air Force, Navy? military. I want to be in the Indian military. And what would be the biggest reason you think कि किस क्या कारण है कि आप मतलब मिलिट्री से इतना जाना चाहते My main reason is that I feel very respectful whenever I see army personnel, and I always felt that I also want to be in that specific force. बट आपने कहा आर्मी पर्सन है so army you mean just army or air force and navy? Any defense person. Any defense person. So I'm just asking कि आपका आर्मी में क्या ऐसा है कि you're not that much willing into air force or navy but you're willing into army? वो क्या होता है यार, जैसे अब आप जब रिसर्च करते हो, आप किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप रिसर्च करते हो उसके बारे में. तो मैंने रिस्पेक्टिवली सारी फोर्सेस के बारे में रिसर्च करा, एंड द फैसिनेटिंग फैक्टर which I found in was army. I just went around through all the forces, and there I found that army is my goal, and it fascinated me the most. So इसलिए आपने फिर अभी अपना स्कूल चेंज करा और आर्म प्रिपरेटरी फोर्सेस स्कूल में गए हैं. सो एक्चुअली हाँ, आपकी लाइफ कैसी है वहाँ पे अभी? देख आपने रेजिडेंशियल है. It's a very, you can say, हेक्टिक शेड्यूल. मतलब एकदम मतलब बिजी लाइफ रहती है वहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा ये, तो पूरा वो शेड्यूल डे होता है. मतलब आप वहाँ पे अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी हॉस्टल. वहाँ पे आपको जैसा उन्हें स्ट्रक्चर करिकुलम, यू कैन से, जैसा डिजाइन कर रखा है, आपको उसको फॉलो करना है पूरी तरह. मतलब बस लास्ट में, यू कैन से, इन द एंड ऑफ द डे यू गेट एन आवर और टू फॉर, यू कैन से, एनीथिंग यू वांट टू डू. लाइक सोने से पहले 2 घंटा आप हॉस्टल में हो, अब आप दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना चाहते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी, आपका कोई टॉपिक छूट गया दिन में तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो. तो वो आपका पर्सनल टाइम होता है. बाकी पूरा दिन आपको उसके हिसाब से चलना. सो मेजरली आपका एक बोर्डिंग स्कूल का वैसे कि स्कूल आपको देखता है मेजर ऑन द डे और फिर आपको लास्ट में एक दो फ्री आवर्स मिलते हैं. तो ऑर्डिनरी हॉस्टल की दूसरा है. सो आप ये बताइए कि आप गए कैसे? लाइक क्या आपका प्रोसेस था कि आपने कौन सी एग्जामिनेशन दी और लाइक कब जा सकते हैं? एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, मेरा मतलब 10th के बोर्ड से पहले ही थोड़ा फिक्स हो गया था कि मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है. एंड एट दैट टाइम माय फादर, हु इज आल्सो गवर्नमेंट टीचर, उनके मतलब उनको पता चला कि ऐसा कोई स्कूल बना है अभी, और मतलब वो आर्मी रिलेटेड है, उसमें एनडीए बेस्ड प्रिपरेशन होती है. तो उस टाइम पे जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम, मतलब एक होता है ना कि आपने कोई चीज के बारे में पता चला तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना है, थोड़ा जानना है, तो मैंने उसके लिए उसको ऑनलाइन डाला, गूगल वगैरह करा उसे. तो वहां पर दिख रहा था कि मतलब इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, थोड़ा ऐसा ऐसा दिख रहा था. तो आई गॉट वेरी लाइक सैड हो गया था मैं कि यार एक अपॉर्चुनिटी छूट गई. लेकिन फिर जब मैं स्टेम, मतलब मेरे को स्कूल चेंज करना था, तो फिर मैंने स्टेम एसएससी जो होता है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर. तो उसमें जब मैं स्टेम स्पेशलाइजेशन के लिए वहां पर वो किया था, तब मेरे को उसमें नीचे ऑप्शन दिखा था कि ये एफपीएस का भी ऑप्शन है अवेलेबल. तो मैं थोड़ा, मतलब मैं, मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि यार ऑप्शन ये है और मेरी अपॉर्चुनिटी गई, तो अपॉर्चुनिटी है. तो तब मैंने फिर ये सोचा कि व्हाई नॉट आल्सो अप्लाई फॉर दिस. तो उसके बाद इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा था. मतलब इसमें मेरे को पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ा. जो स्टेम था उसमें उसका भी रिटन क्लियर हो गया था और मैं एसएससी में चला गया था.
तो उस वाले एसएससी में गया, उसमें 1 महीना था, लेकिन फिर इसका भी प्रोसीजर एंड हो गया। इसका प्रोसीजर ऐसा था कि मैंने स्टार्ट करा, फिर उसमें पूरा वो रिटर्न हुआ, उसके बाद फिर आपका वो मेडिकल, फिजिकल और इंटरव्यू लेते हैं हाँ। एक पूरा पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसमें क्या होता है, आपको वो मेडिकल एग्जाम, पहले तो आपको मेडिकल एग्जामिन करेंगे कि आप मतलब अब आप सोचो ना कि वो आपको आपको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ कि अब आप मेडिकली फिट नहीं हो, आप वहाँ पे जाके आपने एसएसबी इंटरव्यू में आप गए और आपने सब क्लियर कर लिया, लेकिन फिर जब आपका मेडिकल हुआ फिर आप मेडिकल में ही फेल हो गए। तो मेडिकल एक बेसिक नेसेसिटी हो जाती है उसके लिए। वो जो बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम जो होती है, तो उसके लिए वो आपका मेडिकल टेस्ट है कि अगर क्राइटेरिया क्या होता है मेडिकल टेस्ट में? उसका थोड़ा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है, वो बहुत डिटेल में वही वो डिटेल हो जाएगा फिर। तो फिर क्या होता है, उसमें मेडिकल होता है, फिर मेडिकल के बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में वो आपको थोड़ी टेस्टिंग करते हैं कि आप फिजिकली कितना फिट हो। फिजिकल फिटनेस में आपका आ जाता है कि मतलब उसमें हमने हमसे कराए थे अराउंड 800 मीटर रनिंग, रनिंग 800 मीटर भी थी। पर उसके बाद उन्होंने हमसे पुशअप्स वगैरह लगवाए थे, लाइक 15 पुशअप्स, 25 सिटअप्स एंड ये सब देखने के बाद मतलब मैक्सिमम लोग वो कर पा रहे थे। तो वो तो ज्यादा इशू नहीं था। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू पार्ट, और वो मतलब मैक्सिमम वेटेज का होता है कि वो आपका अच्छा जाना चाहिए तभी आपका उसकी वजह से एंट्री मिलती है। यस, इंटरव्यू पार्ट में आपको वो सब एज अ पर्सनालिटी चेक करता है आपको कि आपकी पर्सनालिटी है भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने लायक या नहीं। तो फिर वो उस बेसिस पे जज करते हैं, एंड वो भी हुआ तो फिर वो निकल गया। एंड फिर एक दिन आता है कि मेरे पास कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, आपको वहाँ ज्वाइन करना है। तो सबको बताया। तो ये प्रोसेस कितना टाइम लगा था इसमें? इस प्रोसेस में अराउंड 3 मंथ्स लगा था, लेकिन उसका रीजन था क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अभी बन रहा था वहाँ पे। मतलब मैंने आपको बताया कि ये अभी नया नया स्टार्ट हुआ। तो वो गर्ल्स हॉस्टल जो था वो अभी प्रोसेस में था कि अभी वो बना नहीं है, वो धीरे धीरे बन रहा है। तो वो बन रहा था, इसलिए वो इस प्रोसेस में टाइम लगा। अभी आप देखोगे तो अभी से उसके एप्लीकेशन निकल गए, और अगला जो वो होगा सेमेस्टर आएगा, अगला जैसे 9th होगी, 9th के लिए जो एप्लीकेशन होंगे वो डल चुके होंगे, और अप्रैल अभी उनका मेडिकल फिजिकल वगैरह सब हो जाएगा, और अप्रैल में उन्हें एडमिशन भी मिल जाएगा। आप 11th में गए ना, तो बच्चे 9th से एंटर कर जाते हैं। आप 9th में क्या 9th से भी एंटर करने लग जाते हैं स्कूल में? स्कूल का अब 9th से ही होगा। वो एक्चुअली 11th में क्या था, एक गैप बन गया था, क्योंकि ये अब क्या हुआ है कि फर्स्ट एंट्री हमने ली तो 9th 11th आई, 9th और 11th। तो 9th 11th आई तो 9th 10th में चली गई, 11th 12th में चली गई, तो फिर से 9th 11th में गैप बन गया। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए फिर से जब हुआ तो मैं चला गया, तो 9th 11th में आ गया, फिर और 9th आ गई। अब क्या होगा कि जब 10th जो है वो 10th से चली जाएगी 11th में, 11th वाली मैच जैसे हो गया वो 12th में चला जाएगा, तो वो अब गैप बचेगा नहीं, अब वो सिर्फ 9th के लिए बचेगा। तो अब से सिर्फ वो 9th के लिए वो होगा। तो आप क्लास था जिसमें 11th का एडमिशन डायरेक्टली मिला। हाँ, अब से अगर किसी को भी जाना होगा तो 9th से, और आपने 9th में मिस कर दिया तो फिर बट एसएससी में भी ऐसे ही होता है कि 9th और 11th में, और उसके बेसिस पे आपने एंट्री की थी। एसएससी में भी क्या हुआ था सेम, की जो एसएससी में नए स्ट्रीम के स्कूल्स बने हुए थे, नए स्पेशलाइजेशन वाले, उन वालों में मैंने किया था, क्योंकि जो पुराने वाले थे उनमें कोई गैप था नहीं, जो नए वाले बने थे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर था, तो वही वाले में थोड़ा गैप आ रहा था कि मतलब यही वाला जो मैंने अभी बताया। हाँ, तो इसके मोटिवेशन क्या है कि मतलब एक स्कूल छोड़ा, फिर एक एसएससी में गए, और फिर वापस स्कूल छोड़ी, फिर अभी आर्मी सैनिक स्कूल में जा रहे हो। मतलब आप नहीं सोचते कि सिलेबस पीछे 11th तक खत्म आ गई सबकी, अभी भी आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स वापस तीसरी चौथी बार आ रहे हैं पढ़ने में, एक बार ट्यूशन में पढ़े, स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल, फिर तीसरे स्कूल, तो इफेक्ट नहीं करते थिंक सर? सिलेबस का क्या है, देख अभी मेरे को पता है कि मेरे को इंडिया में मतलब मेरे मन में क्लियर है कि मेरे को उसी डायरेक्शन में जाना है, मेरे को और कोई फील्ड चुननी नहीं है। मैं ये मतलब तुझे पता होगा कि सब अभी अपने अपने स्कूल में सब यही कि पीसीएम ली, सीएस लिया, इंजीनियरिंग करेगी। तो इंजीनियरिंग सुन सुन के ना बोर हो गया था कि इंजीनियरिंग तो कर नहीं रही है, दुनिया में कुछ हो जाए। तो
तो इसलिए, और फिर मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है, तो फिर उसके लिए फिर कितना भी हो, लेकिन अब जब आपको पता है, तो जब उसके लिए आप, जैसे मैंने स्कूल चेंज करी, अब तू भी सोच रहा होगा कि क्या कर रहा है स्कूल चेंज करके अपना। हाँ, लेकिन फिर भी एट लास्ट मुझे वो वाला वो तो मिल गया ना, मतलब सेटिस्फैक्शन मिल गया। हाँ कि मैं स्कूल में आ गया, प्लस वो अब मेरे को उस बेस पे प्रिपरेशन भी कराएंगे, तो इसका फायदा डायरेक्टली पड़ेगा कि यार अब मेरे को उसके लिए अलग से वो नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं अगर उसी स्कूल में रहता तो उसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आकर अब वो मेरे को इसी के लिए टाइम दे रहे पूरा पूरा दिन, एनडी है सब। तो मोटिवेटिंग फैक्टर जो मेन था वो ये था कि यार अब मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मुझे जाना है सीधा, मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। अब ये बताइए कि आपने ज्वाइन तो कर लिया, अब ये नहीं लगता आपको कि अब आर्म फोर्सेस में चले गए स्कूल में, है ना? सिर्फ आर्मी मिलिट्री रिलेटेड पढ़ाएंगे आपको। सो अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ आपका एनडीए की शुरुआत में, है ना? सो आपके पास बैकअप ऑप्शन अगर आप स्कूल जा रहे हो तो साथ में प्रिपेयर करते हैं। सो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस लाइक जेईई और व्हाटएवर यू वांट टू सीयूईटी। सो अब देखिए, अब तो आपने सिर्फ आर्मी नहीं प्रिपेयर किया, सो व्हाट वुड योर बैकअप ऑप्शन? फिर बैकअप तो कुछ नहीं है वैसे, मतलब मैं बैकअप के बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी है कि अब यार जो भी हो जाए, एनडीए देंगे, एनडीए नहीं हुआ सीडीएस देंगे, लेकिन जाना मेरे को वही है। हाँ। अब अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो फिर अभी जो मेरा चल रहा है वो मेरे को ना पूरा बेस दे रहे हैं, मतलब जो बेस अभी और किसी स्कूल में नहीं देते वो मेरे को मिल रहा है। किस चीज का? मतलब मेरे को सारी स्ट्रीम्स, मेरे को कॉमर्स छोड़ के मेरे को आर्ट्स प्लस स्टेम दोनों पढ़ाई जा रही है। आर्ट्स भी पढ़ाई जा रही है, लाइक जो बेस होता है यूपीएससी सीएससी जो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसका एक बेस होता है कि आपको पूरी 6 to 12 की बेसिक हिस्ट्री आर्ट्स आनी चाहिए, आर्ट्स आनी चाहिए बेसिक। तो वो जो बेसिक आर्ट्स होती है वो बेस मेरे को कहाँ मिल रहा है? स्कूल में मिल रहा है। वो बेस भले ही वो एनडीए के लिए दे रहे, लेकिन वो बेस मेरे को सीएससी के लिए भी मिल रहा है। तो अगर मेरे को आगे वो परस्यू करना पड़ा तो मुझे वो जो बेसिक प्रिपेयर करने के लिए 6-7 महीने चाहिए होते हैं, हाँ, उसका एक एडवांटेज मिलेगा, वो दूसरे लोगों उस पे मेरे को एक एज मिलेगी दूसरे लोगों से, मतलब एक्स्ट्रा वो मिलेगा। नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कि आप स्टेम भी पढ़ रहे हो, आर्ट्स भी पढ़ रहे हो? नहीं, ऐसे क्या टाइम टेबल बैठता है? हमारा स्कूल क्या होता है, देखो सुबह स्टार्ट होता है, सुबह 6 अराउंड स्टार्ट होता है, एंड हमारा थोड़ा लेट ज्वाइनिंग है 11 का, तो हमारी सुबह भी क्लास होती है, बाकी सारी क्लासेस की पीटी होती है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग। आपकी नहीं होता? हमारा अभी नहीं होता, हमारा 12th में, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस की चेंज है, हमारे पास टाइम की कमी है, तो अभी सिलेबस खींच रहे हैं वो अभी। और फिर उसके बाद टाइम आता है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम आ गया। ब्रेकफास्ट के बाद अपना ड्रिल हुआ, ड्रिल इन सेंस असेंबली कहते हैं जिसे, असेंबली होता है, फिर स्प्रेयर होती है थोड़ा, एंड मतलब थोड़े उसके होते हैं उसका क्या कहते हैं, एंड फिर असेंबली होती है पूरी। और फिर उसके बाद एकेडमिक स्टार्ट होता है 8 बजे से, 8 बजे से 12:40 एकेडमिक क्लासेस, मतलब जो हमने 10 प्लस फिजिकल एजुकेशन ले रखी है, प्लस 10 इन सेंस पीसीएम प्लस फिजिकल एजुकेशन। तो पीसीएम प्लस फिजिकल एजुकेशन जो मैंने ले रखी है उसकी एकेडमिक में क्लासेस होती हैं, उसकी ये एग्जाम वगैरह निकालने की। फिर उसके बाद होता है 12:40 to 1:20 एक क्लास होती है हमारी यूपीएससी की। यूपीएससी इन सेंस स्पेशल सर्विसेज प्रिपरेटरी विंग जो होती है, वो हमारी एनडीए बेस्ड प्रिपरेशन के लिए उसकी क्लासेस होती है। जो करंट अफेयर्स हो गया, बायो, जनरल नॉलेज, हाँ मतलब जनरल नॉलेज, जीके जीएस इस सब का हो गया। तो ये सारी क्लासेस होती है, उसमें 12:40 से 1:20 तक होती है क्लास। फिर आता है हमारा लंच टाइम, और फिर 2 to 3 जो होता है वो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है। 2 to 3, 2 से 3 दिन में मैंडेटरी सोना? वो आप 2 से 3 आपको रूम में रहना है, बाकी सब सो रहे हैं, अब आप उस टाइम पे क्या करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली उस टाइम पे थोड़ा हेक्टिक हो ही जाता है, तो नींद आ ही जाती है, अपने आप ही आ जाती है। और फिर 3 से 5 अपना फिर से यूपीएससी होता है, 3 क्लासेस होती है उसमें। फिर 5 से 5:30 नहीं 5:45 तक हमारी होती है पीटी, मतलब पीटी नहीं मतलब गेम्स पीरियड होता है, गेम्स खेलने जो फ्री टू अलाउड, हाँ गेम्स खेलो। और फिर हमारी थोड़ी स्लो कम होती है, 15 मिनट 15-20 मिनट, बाकी क्लासेस की 5 to 6 होती है। एंड उसके बाद होता है टी ब्रेक 10-15 मिनट का, मतलब आपको वहाँ पे चाय स्नैक्स बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद होती है बाकी सबका रेस्ट हो गया 1 घंटा, हमारा होता है 1 घंटे में क्लास, वो हमारी क्लास होती है जीएस की। यूपीएससी से अलग होती है जीएस की क्लास? नहीं वो जी मतलब यूपीएससी के अंदर ही आती है वो, लेकिन हमारी होती है 6 से 7।
हाँ। इस टाइप से। तो वो जो टीचर है वो तो अलग ही महान टीचर है वो, मतलब वो बहुत अच्छे टीचर है, मतलब हाँ, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो मैं क्या ही बताऊँ। मैं इरफान सर है वो, और वो उनका सब्जेक्ट है पॉलिटी और ज्योग्राफी। मतलब इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना पॉलिटी और ज्योग्राफी में उनसे पढ़ते वक्त, यार एकदम कि अब यही करना है, आप तो ये एनडीए एनडीए छोड़ो, अब तो सिविल सर्विसेज करेंगे सीधा। मतलब बहुत बहुत अच्छे लेवल की टीचर है वो, और वो मतलब थोड़े हाई लेवल के भी है, वो यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह तक गए अच्छा हुए हैं। गए हाँ मेंस और मेंस मेंस वगैरह क्लियर करके वो इंटरव्यू तक जा रहे हैं। तो अभी वो हमें पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद होता है अपना 7 बजे से, हमें थोड़ा गैप मिल जाता है, 7:30 स्टार्ट करते हैं, 7 बजे से 8:30 तक सुपरवाइज स्टडीज। हमारा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में वो हमें सबको बैठा देते हैं, मतलब वो करिकुलम का स्ट्रक्चर ही हो गया कि आपको सबको ऑडिटोरियम में बैठा के वो आपको 4-5 पीटीआई आपको सामने से सुपरवाइज कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, अब वो आपकी इच्छा है आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकते हो। एंड दैट वो मतलब वो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, वो जो आपको लिखा कोई भी किताब लो, अब वो आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई अपना वही करिकुलम का कर रहा है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ तो ये है। और फिर उसके बाद 8:30 होता है अपना फॉलोइंग वगैरह होता है, थोड़ा बताते बताते कि नेक्स्ट डे का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और फिर उसके बाद डिनर होगा, और डिनर के बाद आपका स्लीपिंग टाइम, मतलब 9 to 10:30 ये आपका टाइम है हॉस्टल में, जो आपको करना हो, मतलब आप थोड़ा पढ़ सकते हो, आप दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर सकते हो। मतलब वो थोड़ा मेन टाइम आ जाता है क्योंकि वो पूरा दिन वो मस्ती करने का मिलता है। और फिर 10:30-11 तक लाइट ऑफ हो जाती है, आप सो जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वापस से रिपीट एक्ट तो इतना इतनी सारी चीजें होती है, और अज्यूम कि 9th भी है, 10th भी है, 11th भी, 12th, कैंपस कितना बड़ा है? कैंपस अराउंड 15 एकर्स। 15 एकर्स, तो मतलब सब क्लासेस के अलग चलते होंगे, रूम्स होते होंगे। ऑडिटोरियम एक ही है फिर? ऑडिटोरियम एक है तो मतलब बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वो, क्योंकि वो जैसा आप देखेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। एंड टोटल स्ट्रेंथ अगर आप मानो तो 300 के अराउंड है। 300 के अराउंड है कंबाइंड 9 to 12। एक्सेप्टेंस रेट कम ही होगा कि लाइक 300-340 के अराउंड। एप्लीकेशन से अगर हिसाब से देखे हमें ना, एप्लीकेशन तो फर्स्ट टाइम जो हुआ था, मतलब जो फर्स्ट वाला टाइम एप्लीकेशन था, उसमें 18,000 एप्लीकेशन थे, जिसे देखकर मैं डिसअपॉइंट हुआ था। स्टार्टिंग में बताया था वो यही था कि 18,000 एप्लीकेशन, और फिर 200 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इसमें। बस वही है कि तो मतलब वो जो स्टार्टिंग बैच था 11th और 9th का, मेरे से पहले वाला जो अभी 12th और 10th में, उसमें से 200 बच्चे सेलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 18,000 एप्लीकेशन। तो मतलब बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन अब आपको एनडीए जैसा कंपटीशन क्लियर करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तेरे टाइम पे कितने थे? मेरे टाइम में कम हो गए थे, कम हो गए थे। हाँ 4,000-5,000 ही होगा। बट ऐसा क्या सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया होगा कि मतलब सीधा 18,000 से 4 to 5, जबकि तो कोविड ईयर्स के बाद की बात है, तो कोविड से इम्पैक्ट से बाद में हुआ तो बूम क्यों होना चाहिए नंबर? वाइल्ड बेसिकली क्या हो सकता है इस चीज? कोई केसेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। और एक्चुअली उसमें मतलब इसका ना रिजल्ट भी आया, लाइक जो भी 12th में है उन्हें एनडीए का एग्जामिनेशन करा, एग्जामिनेशन दिया, और उसमें हमारे 32 कैडेट्स जो थे सिलेक्ट हुए। क्लियर एसएसबी एंड एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन। हाँ एनडीए का। तो एक्चुअली वो ना किसी भी सैनिक स्कूल के लिए सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड है इंडिया में। फर्स्ट है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल है नैनीताल में। नैनीताल को तो उत्तराखंड का मैदान भाई देखा है। उत्तराखंड नैनीताल, वहाँ पे घोड़ाखाल है। वो फर्स्ट, वो मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिया रिटर्न क्लियर वाले वहाँ पे थे। सेकंड हाईएस्ट है ये अपना एसबीएस एफपीएस। घोड़ाखाल में कितने नंबर थे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि मतलब 32 कैडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में। घोड़ाखाल है 1994 का। हाँ, और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट, मतलब पुराना इंस्टीट्यूट है, तब वो फर्स्ट चल रहा है, और ये इसका फर्स्ट बैच था जिसने 32 मिल लिया। मतलब सो इट इज एक्सपेक्टेड बेंचमार्क सेट कर दिया हमारे लिए कि हम लोगों को भी कुछ इसको फॉलो करने हैं, ये ब्रेक इसको कम नहीं करना, ज्यादा ही करना है जो पहले। हमारे बैच के लिए एक बेंचमार्क हो गया ये। जैसे बट आफ्टर एनडीए क्लियर हो गया है ना, एसएसबी हो गया, उसके बाद मिलिट्री में चले गए, देन व्हाट डू यू थिंक, क्या कैसे रैंक्स में राइज करना चाहिए?
कि नहीं अ, उसमें बहुत सारी फील्ड्स आती हैं मिलिट्री में। अब इसमें इसका मैं एक्चुअली किसी को बताता नहीं हूँ वैसे, लेकिन हाँ इसका भी मैंने सोच रखा है। मैं इस क्वेश्चन को यूजुअली टाल देता हूँ, लेकिन इसका क्या है मेरा कि मुझे पहले तो एनडीए होगा। एनडीए का 3 साल का अपना चलेगा, ग्रेजुएशन वगैरह। फिर उसके बाद 1 साल आईएमए में पासिंग आउट वगैरह होगा। फिर उसके बाद जब कमीशन हो जाऊंगा मैं, उसके बाद एक ऑप्शन आता है वॉलंटियर करने का, स्पेशल फोर्सेस। तो मैं 9 पैरा एसएफ ज्वाइन करना, मतलब यूनिट जो पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट होती है 9 पैरा एसएफ। मेरा गोल है टू ज्वाइन दैट यूनिट। रैंक स्ट्रक्चर तो वो तो अपने हिसाब से ही बढ़ेगा कि मतलब कि जैसे अपना फील्ड वर्क होगा, जैसा डेडिकेशन, जैसा अपना एक्शन होगा वहाँ पे, उस बेस पे अपना रैंक राइज होगा। तो बाकी तो ये है। हाईएस्ट कमांड पे जाके क्या लगता है, अगर इफ यू आर गिवन द अथॉरिटी राइट नाउ, है ना, क्या चेंजेस करने चाहोगे स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर के चेंजेस मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, मतलब नहीं, आई बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, अगर अभी तक सिलेक्शन स्ट्रक्चर तो ये तो बहुत सारे कैंडिडेट होते होंगे जो मान लो एसएसबी में कुछ और रीजन से नहीं क्लियर कर पाए, ये जो वर्दी होते होंगे इतने, उसका तो कोई चेंज करने का फिर वो बनता नहीं है वैसे, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो बहुत सही है, क्योंकि एसएसबी के पास तो क्या अथॉरिटी होती है, एसएसबी के पास अथॉरिटी है कि अब आपके पास वो चाहे तो वो पूरा बैच सेलेक्ट कर लें। मतलब जितने 200 बंदे 30-40 बंदे आए, मतलब 200 आते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद तो वो सबको ही सेलेक्ट हो जाए, क्या पता। और क्या पता वो एक भी सेलेक्ट ना हो किसी एसएसबी से, एसएसबी के सेंटर से, मतलब कमी से 5-6 तो उनके पास अथॉरिटी 5-6 का मेरे को पता नहीं कितने सेंटर है, लेकिन कुछ जो मेन सेंटर्स होते हैं, एसएसपी इलाहाबाद हो गया, मैसूर हो गया, मैसूर, गांधीनगर, और तो मेरे को अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहे, लेकिन ये 3-4 मेन होते हैं। और तो ये तो ठीक है, तो मतलब उनके पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो अपने सेंटर से एक भी ना निकाले, और चाहे तो कितने ही निकाल ले अपने सेंटर से। तो ये उनके पास अथॉरिटी है, ये ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट करना ही करना है, मिनिमम क्राइटेरिया, वो आपको वो उनका ये मेन ये है कि बंदे के पास वो कैपेबिलिटी, पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसको डिजायर कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए एक बंदे में, वो होना चाहिए बंदे में। एंड क्या क्वालिटीज होती हैं वो जाने एक्चुअली उसका एक्चुअली में प्रोसेस ऐसा होता है। आप ऐसे गए, फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग 5 डे प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हो जाता है, तो वो हो जाता है, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है, उसमें पीपीडीटी वगैरह थोड़े टास्क होते हैं। तो उसके बाद जो स्क्रीनिंग हो जाते हैं कैडेट्स, वो अगले टास्क में जाते हैं। स्क्रीन होने के बाद उसमें सेकेंड डे होता है आई गेस साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर थर्ड फोर्थ डे होता है जीटीओ टास्क। जीटीओ टास्क होते हैं, जीटीओ जो होता है वो होता है हमारा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो वो आपका ग्रुप्स में डिवाइड करेगा, फिर आपको वो उस पर बेस पे टास्क देता है, तो आपको उस पे बेस में भी आपको जजमेंट वगैरह मिलती है। और फिर लास्ट डे होता है इंटरव्यू, आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर का इंटरव्यू होता है लास्ट डे। और फिर लास्ट में होता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप कॉन्फ्रेंस आउट वगैरह हो सकते हो। मतलब जो जो निकलते हैं वो 3 ही तरह से निकल सकते हैं, मतलब एसएसबी में जितना मेरे को लगता है कि तो फर्स्ट हो गया स्क्रीन आउट हो गया, दूसरा होता है दूसरा हो गया कॉन्फ्रेंस आउट, और तीसरा हो गया मेरिट आउट। मेरिट आउट का मतलब आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए, लेकिन आपका स्कोर और थोड़ा कम रह गया, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। अच्छा, तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ स्कोर आपका हो गया, वरना आपकी पर्सनैलिटी वगैरह सिलेक्टेड हो। मतलब बहुत टफ कंपटीशन रहता होगा कि तीनों चीजें क्लियर करनी है। मेजर लोग तो स्क्रीनिंग में निकल जाते हैं। मेजर हाँ, क्योंकि बहुत बंदे आते हैं 2-3 एक सेंटर पे, और उसमें से कितने निकल जाएंगे, उसमें से 30-40 मतलब 10% होगा अराउंड स्क्रीनिंग टाइम। सो अभी इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है वहाँ पे। हाँ, पास टाइम्स है ऐसे कि बोर होने का चांस नहीं होते होंगे, बट कभी तो होता होगा कि नहीं यार, बोरियत तो आ जाती है, क्योंकि अब मैं वहाँ पर मतलब हाँ ऑफ कोर्स रूमीज होते हैं, वो लोग तो मतलब अब बडीज हो गए, मतलब एकदम अब तो वहाँ साथ में आते हैं सब, मतलब मतलब अपना एक दिन इमरजेंसी होता, मतलब अगर आप उसमें पूछो ना कि वहाँ पे मजेदार क्या होता है, तो उसमें हमारा क्रिसमस वाला जो डे था, छुट्टी होती थी, छुट्टी थी क्रिसमस वाले दिन। हमने गेम्स खेला मैक्सिमम टाइम दिन में। फिर अब शाम का टाइम था, 6 o'clock के अराउंड जब हम गेम्स से वापस आए, वो हमारा जो ऑडी बता रहा था, मैं ऑडी से चेयर्स क्लियर हो गई,
वहाँ पे लिटरल सब लोग नाच रहे थे। वहाँ गाने बजा रहे हैं वो स्क्रीन पे, वो पूरी जो बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो ये गाने बजा रहे हैं सब वहाँ पे, और मतलब पूरा नाच रहे हैं सब, मतलब एकदम एंजॉय चल रहा था उस दिन हाँ। पूरा। और उसके बाद जब अपना टाइम आया, हमने डिसाइड करा था कि उस दिन सब फॉर्मल्स पहनेंगे सारे बॉयज, पूरा 11 12 9। हाँ। तो उस दिन हमने सबने फॉर्मल पहन रखा था। तो हम गए 8 बजे, 8:30 होता है डिनर, 8 बजे हम लोग भगते हुए सब गए, और उस दिन टाइम नहीं था। हम लोग 6 6 7 7 एक उसमें घुस गए, एक ही मतलब वो होता है ना, डिवाइड डिवीजन होता है वॉशरूम्स का, ऐसे बना रखा है, एक ही उसमें 6 बंदे घुस गए साथ में। तो वैसे नहा रहे हैं उस दिन उसमें। और फिर उसके बाद हमने मेस में गए, और फिर हमने खाना वाना किया, ऐसा हुआ। और फिर वो ज्यादा कुछ नहीं, फिर ग्रुप फोटोज वगैरह हुई थी, और फिर वापस आ गए। लेकिन मतलब वो, और दूसरा फन कह सकते हो आप, सैटरडेज को क्या होता है वहां पर, सैटरडेज हर से छुट्टी होती है वैसे? नहीं, सैटरडेज एकेडमिक हाफ हो जाता है, यूपीएससी डबल होता है। मतलब पढ़ाई इतनी होती है, लेकिन एकेडमिक्स को वो कम कर देते हैं, मतलब हाफ डे एकेडमिक्स, और जो टाइम बचता था एकेडमिक्स में 2 3 पीरियड, उसको यूपीएससी कर देते हैं। यूपीएससी एक्स्ट्रा पीरियड हो जाता है तो। लेकिन सैटरडेज को शाम में गेम्स नहीं होता, वहां पे शाम में होते हैं 2 3 घंटे की मूवी। अच्छा, मूवी हाँ, मूवीज। वो खुद सेलेक्ट करते हैं, हमें अभी दिखा चुके हैं। वो फर्स्ट मूवी जो दिखाई थी वो पिप्पा दिखाई थी। पिप्पा के बाद एक फॉरेन मूवी ज्यूडा बेनहर नाम पे, ये रोमन रूल के टाइम की है, जब जूलियस सीजर का। और फिर हमें दिखाई, फिर तो मैं क्लाउड पास पे आ गया था। लेकिन उस दिन हमें दिखाई थी लक्ष्य, लेकिन उससे पहले हमने स्टार्ट करी थी सैम बहादुर। लेकिन सैम बहादुर था कैंप प्रिंट, मतलब थिएटर प्रिंट में थी। मुझे सैम बहादुर तो उसे बंद कर दिया। और अभी ये वाला जो रिसेंट सैटरडे था आने से पहले, इस वाले सैटरडे को हमने वो दिखाई थी, मक्केनास गोल्ड। और फिर एक दिन हमारी मैम का वो था फेयरवेल, मतलब हमारी जो मतलब मेन मैम है उनका फेयरवेल था। उस दिन काइंड ऑफ छुट्टी दे दी थी हमें, मतलब एकेडमिक्स हुआ था सुबह सुबह, उसके अलावा तो उस दिन अभी हमें एक मूवी दिखा दी, वो उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, जेसन बोर। जेसन बोर, तो उसका ही मूवी देखकर गए? हाँ, वो उसको मूवी लेकर दिया। वो एक्चुअली ना वो सब थक गए थे उस दिन, लेकिन फिर मूवी दिखा दी थे, तो पूरे मूवी वाले सब सो रहे थे। और फिर सर ने देखा सब सो रहे हैं, सर ने कहा, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट अ मूवी रिव्यू। तो ये फनी पार्ट हो गया उसका। मूवी रिव्यू लिखने के हर सैटरडे आता है? नहीं, वो सिर्फ वो उस दिन उनने आए, वो उनने देखा कि भाई सब सो रहे हैं, वहाँ पे ये मूवी चल रही है, क्या चल रहा है। तो जैसे ही मूवी एंड हुई, उन्होंने कहा कि नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट अ मूवी रिव्यू। इस मूवी रिव्यू क्या कर सकते हैं? एंड फिर मतलब वो उन्होंने जो भी लिखा, मैंने तो देखी थी पूरी। मैं नहीं सोया, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था, मैं एकदम मैं ऐसे ही बैठा हुआ, ऐसे ऐसे नींद आ रही है मेरे को बार बार, के मैं ऐसे नहीं यार मूवी देख मूवी वही मजा आ रहा था मतलब, लेकिन पता नहीं फिर बोरिंग सी हो रही थी। तो हाँ, लेकिन मूवी रिव्यू लिख दे, उसके मार्क्स एकेडमिक बेस्ट मार्क्स नहीं वो तो ऐसी है, वो तो कि सब सो रहे हैं तो उन्होंने आके कहा कि अब तुम मूवी रिव्यू, अब देखूंगा कितना तुम। और बाकी तो फन पार्ट में यही आ जाता है। और तो सही है। वैसे यूनिफॉर्म का क्या कोड रहता है? यूनिफॉर्म एक्चुअली वो लोग ना खुद देते हैं, मतलब एक होती है हमारी खाकी, एक होती है मफ्ती। मफ्ती का मतलब होता है ब्लू टाइप शर्ट्स होती है वो, लेकिन उसे मफ्ती कहते हैं, मतलब पूरा यूनिफॉर्म करने के लिए। वो ब्लू शर्ट ब्लू पैंट टाइप का होता है, वो एक कोड होता है, वो अभी हमें मिल ही गया एक्चुअली में। जब मिल जाएगी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मिल जाएगा। और ड्रेस कोड यही है अपना। ड्रेस कोड में खाकी पहननी है, जो और मतलब वो हाउस टी शर्ट्स वगैरह मिलती है, स्पोर्ट्स के लिए अलग ये ट्रैक सूट मिलते हैं ये वाला, ये स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। हाँ। सो वैसे क्या लगता है कि अब इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको अभी बिगेस्ट चैलेंज क्या लगता है तो अपोज कर, एक सबसे बड़ा पहाड़ क्या रखा है निकाल? बिगेस्ट चैलेंज मैथ? मैथ थोड़ी नहीं होती मेरे से, मतलब हाँ, मैं एकेडमिकली उतना वीक भी नहीं हूँ, लेकिन उतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ अभी 11th के बाद तो लेकिन हाँ मतलब अब जब करना है तो वो मैं उसको कवर कर लूंगा, वो तो मुझे पता है। लेकिन ऐसे मेजर चैलेंज में अगर मेरे से पूछे तो मेजर चैलेंज तो यार आदमी किसी भी एक पर्सन के लिए उसकी हैबिट्स होती है। अब जैसे इतना टाइम मैं ये अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा था, अभी भी नॉर्मल ही है कायदे से, अभी मेरे लिए तो नॉर्मल ही है क्योंकि मैं वहां जा,
लेकिन थोड़ा मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड टाइप का हो जाता है। तो बिगेस्ट चैलेंज अपनी हैबिट्स की, मतलब सुबह उठने में ना नाटक कर रहे हैं, ये वो कि उठना नहीं है, ये तो वो तो हैबिट्स बन जाएगी, लेकिन वो वही होते हैं अपने मेजर चैलेंजेस होता है अपने आप को, आपको कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे आप पार करते होगी, हाउ टू गेट ओवर योर सेल्फ। ये कंफर्ट जोन के कैसे बाहर निकलना, हाँ, अपना कंफर्ट कैसे तोड़े। कई कई बार सुना होगा तूने भी कि यार कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ पर्सन्स लाइफ इज टू ओवरकम हिमसेल्फ, हिज ओन डीड्स। मतलब जो वो खुद कर रहा है, अपने आप से लड़ने सबसे ज्यादा हार्ड होता है। दूसरों को तुम कुछ भी करा सकते हो, लेकिन खुद से जो तुमने करा लेगा वही बढ़िया होगा। लोग चार बातें बोलना आसान होता है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना उतना मुश्किल हो जाता है। बात जी कह रहा है तू। तेरे भी बहुत किस्से होते हैं ऐसे। हाँ, मैं सबको बोलता फिरता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। देखिए यार, अब तो करेंगे, अब तो मतलब अब तो लेकिन यू हैव चोजन द पाथ, अब तो सब चीजें हो रही है, अब लग भी साथ रही, सिलेक्शन भी हो गया, अब तो करना ही है कुछ। लाइन है नहीं रश्मि रहती की, जब नाश मुझ पर छाता है पहले मेरे को मर जाता है। अरे डीप वर्ड्स हो गए हमारा। वैसे अभी इस क्या मोस्ट वैल्यूएबल थिंग क्या लगती है कि जिंदगी क्या होगी है, एंड ईयर गोल अगर हम छोड़ दे, है ना, तो नेक्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल चीज क्या है? वैल्यूएबल जो है फैमिली, वही होता है लोग का। फिर से मैं पूछूंगा वही होता है। बट यू नो लाइफ में आप क्या चेरिश करते हो इतना, ये जिंदगी में हैप्पी, चलो भगवान ने आए कि इस जन्म में दिए, तो इस चीज के लिए आप खुश होंगे, चलो ये जिंदगी में भी है। हिंदी 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 से प्रेम इतना, हिंदी से बहुत प्रेम। इतना कैसे? हिंदी में एक्चुअली में मेरा मतलब, मेरे को स्टार्टिंग से तुझे पता होगा, साथ ही में थे कि हिंदी हमेशा से अच्छी थी, लेकिन जब 10th आई, हाँ 10th में तुझे याद होगा पोम थी मनुष्यता। यार उस पोम ने मेरे लिए हिंदी का जो वर्ल्ड था नया उससे दरवाजा खोल दिया, हिंदी का दरवाजा खोल दिया मेरे लिए कि भाई ये है मेरे पास भी एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैंने बड़े बड़े पोस्ट पढ़े, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और भी कई सारे, सारे प्रसाद द्विवेदी, और वो और कौन, और वो भी थे ना बहुत सारे, अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन के पापा बोलते, कई सारी पोम है। तो मतलब मैं अभी ऐसा कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ है एक बोल के मतलब ये भी पोइट्री में बहुत ही हिंदी साहित्यकार भी, साहित्य, हिंदी साहित्य मतलब अरबी, बस ये मतलब ये कि अगर वो नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन एज इज मैंने इसको रखा। दैट इज अ बैकअप प्लान की, अगर बैकअप तो नहीं कह सकते, बट नहीं मतलब हाँ इंटरेस्ट वाइज अगर देखें कि मतलब इंटरेस्ट कहाँ का है, हाँ तो हिंदी हो गया, और प्लस इंटरेस्ट एज सब्जेक्ट अगर तू पूछ ले क्या होगा इंटरेस्ट एज सब्जेक्ट्स, तो मेरा सब्जेक्ट तो फेवरेट एक हिंदी होगा। दूसरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब बहुत भयानक सब्जेक्ट है, मतलब इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, प्लस इतना हॉरिफाइंग सब्जेक्ट है, प्लस इतना वास्ट सब्जेक्ट है, प्लस इतना मतलब डाइवर्सिटी, मतलब उसमें बहुत कुछ है। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, सिर्फ उसके हेडिंग पे बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। वही चीज डिफरेंट सबकी होती है, वही हर चीज की होती है, मतलब उसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए। अब उसको जब आप रिलेट करते हो, उससे आप सीखते हो, कुछ भी एक्सपीरियंसेस लेते हो। अब शिवाजी की पूरी हिस्ट्री है, शिवाजी की हिस्ट्री में इतना कुछ है सीखने को। जब वो बाजी प्रभु देश पांडे को पीछे छोड़ देते हैं, तो मतलब वहां पे आपको डिटर्मिनेशन दिखती है कि अब मेरे को शिवाजी को पहुंचाना है गढ़ तक, राजगढ़ के किले तक, तो कुछ भी हो जाए मैं उसको पहुंचा के रहूंगा, चाहे फिर मेरे को पूरी रात कितने सैनिक पता नहीं, वो उसे कहते हैं बैटल ऑफ पानखेल। वो आपने एक देखी होगी यार, चल वाली वो जो होती है ना, चल ऐसे करके आता है ना वो मराठा वाला, वो उसका नाम भी पवन खिंचे, तो वो एक टाइप से वो आता है चल, तो वो एक्चुअल में वो वही थे, वो वही है बाजपू, मतलब वो इतने सारे मुगल सैनिक, आदिल शाह थे शायद, आदिल शाह के सैनिक थे, उनको नहीं, आदिल शाह नहीं थे, एक तो था अपना क्या नाम उसका, वो एक अफगान का था कोई, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, और एक एक इंडियन ही था। तो उनकी पूरी सेना को उनने सामने से रोक लिया, हाँ, कि अब मैं तुम्हें ये पार करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये वैली जो है, हाँ, इसको घोड़खिंड कहते थे पहले, घोड़खिंड को पार करने नहीं दूंगा जब तक
उसने कहा था कि जब 3 वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, 3 गोले आ जाएंगे उसके, हाँ मतलब शिवाजी को ऑर्डर दिया था कि जब आप वहां पहुंच जाना तो तो 3 राउंड फायर करना, मतलब तोप पे आना। तो जब 3 राउंड, रात से सुबह, कितने मुट्ठी भर सैनिक थे, कितने मतलब इसके बाजी लोगों के, और सामने इतने सारे मुगल वगैरह, जौहर, उसका नाम था जौहर, वो अफगानी का नाम, जौहर जौहर करके उसका नाम था, तो वो यही नाम था उसका। तो उसके इतने सारे सैनिक पूरे, उनको उसने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम के साथ 100-150 लोग थे उसके पास, हाँ उसके साथ टैकल किया था, लोग के सामने इतना टैकल करा। तो मतलब वो डिटर्मिनेशन सोच की अब वो उसके यहाँ पे पूरे में घबरा हो गई थी, लेकिन कह रहे जब तक मेरे को तीन तो सुनाई नहीं देंगी, चाहे फिर यमराज आ जाए, मैं उसको वो नहीं करूँ। तो ये डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें हिस्ट्री हमें दे सकती है। मतलब हिस्ट्री इसलिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगता है, मतलब इतना सीखने का हिस्ट्री में। अब बिस्मार्क है, उत्तम बिस्मार्क, वो क्या पर्सनालिटी होती उस आदमी की, मतलब उसने पूरा एक कंट्री कर दिया अकेले अपने दम पे, मतलब वो जो वो फोटो थी एनसीईआरटी में थी ना 10th वाली, वो ऐसे करके चाबुक चला रहा है, वो वाली फोटो मतलब इतना कुछ सिग्निफाई करती है ना। मतलब जिस बंदे ने हिस्ट्री, वो है थोड़ी, मतलब मेरे जैसा बंदा जिसको हिस्ट्री इतनी समझ आती है, पसंद है, उसके लिए वो फोटो एक पूरा वो पूरा, क्या बोलूं मैं, शब्द हो रहा भाई मैं, शब्दों में नहीं बयान। हाँ वो बहुत बढ़िया वो था, पोर्ट्रे बहुत बढ़िया से किया गया उस फोटो। मतलब बहुत पर्सनालिटीज होती है, अब आपको जितना कुछ सीखना है तो अब आप हिस्ट्री से नहीं सीखोगे तो कहाँ सीखोगे। मतलब वही हिस्ट्री को जब, हिस्ट्री की डेफिनेशन मेरे वही वो जो टीचर थे हमारे उन्होंने बताई, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड बेटर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको हिस्ट्री का पूरा वो दे देगी, हिस्ट्री क्यों चाहिए, मतलब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, मतलब ये सब पूरा बता देते हैं कि उसका मेन मोटिव क्या है हिस्ट्री का। तो इसलिए हिस्ट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। एंड मेरे को तो आर्ट्स पूरा ही बढ़िया लगता है, मुझे मतलब मुझे बहुत सही लगता है जब मेरे को ऐसे नॉलेज आती है ना, ये विंड्स को जा रहे हैं, मतलब किसी को भी अच्छा लगेगा यार कि उसे अपना एनवायरमेंट, हाँ रियल लाइफ पे लॉजिक चल रहा है। अब जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो आपने देखा कि बारिश क्यों होती है, मानसून सीजन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्यों आ रहा है, कहीं पे क्यों नहीं होती बारिश। मैं एक चीज बताता हूँ, इसका थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, लेकिन अब हर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखेगा उसमें तेरे को ग्रासलैंड्स पता होंगे थोड़े बहुत, मतलब स्टेपीज हो गया, डाउन्स हो गया, तो इस टाइप के थोड़े ग्रासलैंड्स है, प्रेरीज, पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके हमेशा वेस्ट साइड पे होता है ग्रास। वही होती है, इसका इसका पूरा ज्योग्राफिकल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि जितने भी क्लाउड्स होते हैं क्यों एक तरफ ही लेके जाते हैं, विंड्स जो होती है, विंड्स सारी मतलब जो होती है वो ऐसे मतलब ईस्ट साइड से टक्कर मारती है, कॉन्टिनेंट्स को ईस्ट साइड से ज्वाइन करती है, जिससे कि क्या होता है उसका जो वेस्टर्न साइड होता है वो रेन शैडो टाइप बन जाता है, वहां पर रेन नहीं होती, रेन बहुत लेस होती है, और जब लेस रेन होगी सूखा सूखा एरिया बन जाएगा। तो अब जो ग्रेट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट है वो वेस्टर्न साइड में है, ऑस्ट्रेलियन मोस्ट सारे डिजर्ट वेस्टर्न साइड पे, सहारा, ये जितने भी हैं वो सारे वेस्टर्न, लेकिन थार का थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यूजुअली वो जो होता है कि मतलब हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे, तो ये होता है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस ये होता है लाइफ में। मेरे को तो आर्ट्स इसीलिए बहुत, अब मेरे तो पापा मम्मी ने कह दिया कि साइंस ले ले बेटा, अब किसी के ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं 10th में तो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियस बढ़ जाती है कि हाँ साइंस लेगा, इंजीनियरिंग करेगा, ये वो, मतलब थोड़ा बड़ा वो करेगा। तो अब मैंने भी फिर वहां पे वो नहीं करा, वरना तो आई हैड अ ऑप्शन कि यार मैं आर्ट्स भी ले सकता हूँ, और वो ज्यादा फोर्स नहीं करते मेरे को कि तू यही ले, बट इंडिया का ड्रीम वो नहीं, एनडीए 12 सब्जेक्ट्स आते हैं। हाँ बट सिर्फ एक से दो ऑप्शन, दो अप्लाई होते हैं, तो फिर पीसीएम होते, विदाउट पीसीएम वाले हो जाते हैं। पीसी का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ एम का काम है, फिजिक्स केमिस्ट्री अराउंड, मतलब 11th का टॉप मतलब ऐसे ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस, बाकी कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री 11th की नहीं आती, वो पीसीबी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
पूरी 10th लेवल तक की आती है। हम्म। मतलब अभी का इंडिया का पेपर उठा के देख लो, केमिस्ट्री जो आएगी, केमिस्ट्री बायो तो प्रॉपर 10th की है। फिजिक्स थोड़ी बहुत तो पूछ लेते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह, लेकिन काइनेमेटिक्स हम देने से भी बड़ा होता है, सॉल्व वैसे ही हो जाएगा। वही अब वहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगानी भी पड़ेगी। तो लेकिन आज ही लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती ही होगी, क्योंकि जो इंडिया दे रहा है तो मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स की बनानी वो नहीं होता। हाँ, तो मतलब ये सब हो जाते हैं नेसेसिटीज। एंड तो अभी तो हमने थोड़ा टी ब्रेक ले लिया है, बट इससे हम कंटिन्यू करें यार, मैंने छोड़ा था सब्जेक्ट से बात नहीं थी। जैसे फेवरेट हॉबीज क्या है, मतलब कि अगर सब्जेक्ट सोशल हो गया, हॉबीज क्या है, करने में क्या मजा? एक मेन तो हॉबी फिर वही हिंदी की आ जाती है कि मैं हिंदी लिटरेचर वगैरह पढ़ लेता हूँ। अभी मैं हमारा था कि मेरे को थोड़ी बहुत नॉवेल्स वगैरह चाहिए थी, तो अभी 2-3 दिन पहले मैं दरियागंज साइड गया था, पता होगा शायद, दरियागंज में बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो वहाँ से मैं 3-4 नॉवल लाया, एक बायोग्राफी लाया था। मेरे को बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है। किसकी बायोग्राफी है? बीएससी उसके लाया, सुभाष चंद्र हाँ। बोस की। और तो और 2-3 नॉवेल्स ऐसे ही, और एक वो लाया था लिटरेचर की, दिनकर। अच्छा। दिनकर की वो पढ़ने के लिए था। और तो हॉबीज में आ जाता है, और तो मैं क्या ही करता हूँ, और मेरे को स्टार गेजिंग पसंद है कभी, मतलब टाइम मिल गया। हाँ, मेरे को मतलब काफी फैसिनेट करता है वो। मेरे को एस्ट्रोलॉजी का मतलब इतना नहीं है, लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है, तो हॉबी कह सकता हूँ मेरे से। मतलब मेरी पहले तो एक एनसाइक्लोपीडिया थी, उस एनसाइक्लोपीडिया में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, मतलब स्पेस रिलेटेड, स्टार डेथ, न्यू स्टार बॉर्न, इस टाइप की सारी कई चीजें मैंने पढ़ी थी। तो मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत, और फिर जब मैंने ऐसे देखना शुरू किया तो मैं ट्राई करता था कि मतलब वीनस दिखेगा और फिर मतलब मैं कॉन्स्टलेशन ढूंढने की ट्राई करता था, उल्टा मेजर माइनर, और कौन सा होता है, ओरियन हो गया, ओरायन होता है, लियो हो गया, जो भी हो गया। तो इस तरह से मतलब मैं, अगर मैं कभी ऐसे रात में खाली बैठा हूँ तो मैं ऐसे ही देखने लग जाऊँ। स्टार दिख जाते हैं दिल्ली से इतने? दिल्ली में नहीं, दिल्ली नहीं, गाँव की बात। हाँ, मैं गाँव में जाकर ही देखता हूँ। अभी मैं यहाँ से देखने लग गया तो यहाँ पे तो 3-4 दिखते हैं मैंने, तो यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं। और उसके अलावा हॉबीज ज्यादा कोई है नहीं मेरी। कभी कभी ड्राइंग वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन मेन ड्राइंग वगैरह भी ऐसे ही करता हूँ कि जो इस पे, जैसे मैंने अभी एक दिनकर की पोर्ट्रेट बनाई थी, और वही तो मतलब जो चीज मोटिवेट करते हैं वो वही सब। और कभी कभार मैं मतलब फोन वगैरह चलाता हूँ, लेकिन उसमें वैसे मोटिवेशन नहीं लगता। फोन में टाइम वेस्ट नहीं होता। मोटिवेशन का क्या मतलब, वो हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन वो वेस्ट भी नहीं होता। मतलब क्योंकि मैं जिसकी मोटिवेशन देखता हूँ ना, कई तो होते हैं सिर्फ ज्ञान ही दे रहा हूँ, कुछ होते हैं जो ज्ञान के बीच, मतलब मोटिवेशन के बीच में आपको वो बता रहे होंगे कि आपको, मतलब उसके बीच में फैक्ट्स आ जाते हैं, कि मतलब वो सत्य क्या है? वो मतलब लॉजिक के साथ बताते हैं आपको कि ऐसा आपको क्यों करना है। तो वो वाले टाइप के मोटिवेशन बढ़िया लगता है मेरे को, कि मतलब जहाँ पे आपको वो एक तो पीछे से स्ट्रेंथ मिल जाता है ना, कि मतलब इसने ऐसा करा था तो ये हुआ, अब आप हाँ, तो वो एक बढ़िया पार्ट होता है। तो अभी इसमें लगता है सारे टॉपिक तो कवर कर ही लिए हैं। एक कोट दे दो आखिरी से, नहीं ना, इस एपिसोड को खत्म करने के लिए। एक कोट कुछ मैंने हिंदी में लिखा था एक, सेल्फ में। हाँ, सेल्फ मेड ही है यार। अब 2 लाइन क्या ही वो करूंगा, किसी भी छुड़ाऊंगा। तो इसमें ऐसा था कि जिंदगी स्वप्नों का एक दरिया है, साकार उन्हें कर देने का एक जरिया है। बहुत बढ़िया। इसे थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और अच्छा लगेगा, बट बहुत अच्छी थी, हम तो इतनी नहीं लिख पाए, बट बेइज्जती मार रहा है। अपनी बेइज्जती मारना। सही यार, लेकिन जब टाइम, आज के सब इतना समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ, जो अपने छुट्टियों में कुछ पल निकाल के हमारे यहाँ आए। बहुत बड़ा सेगमेंट दे दिया मेरे को। चलिए जी, सी यू गाइस, फिर अगली एपिसोड में मिलते हैं हम। टिल देन सी या।